मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चों आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे सुबह हम? सर डिफरेंस। सर हाँ, कंपैरिजन कर रहे थे सर। कंपैरिजन कर रहे थे ओपन लूप, वो हो गया था अपना, है ना? यस सर। ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप यस सिस्टम। सर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखना। हेडिंग डालो मैथमेटिकल मॉडलिंग। हेडिंग डालिए मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये हेडिंग डालिए सभी बच्चे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद ये जो मैं लिख रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। ऐसा मत लिखो, ऐसी एक लाइन खींचना, ऐसा एक एरो बनाना और लिखो इन मैथमेटिकल मॉडलिंग we represent the control system in the form of mathematical equation। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो इसके नीचे, मैथमेटिकल मॉडलिंग को कंट्रोल सिस्टम में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसी चीज को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो नीचे। मैथमेटिकल मॉडलिंग को कंट्रोल सिस्टम में, मैथमेटिकल मॉडलिंग को कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा, गणितीय इक्वेशन के द्वारा, मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है, मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। लिख लिया बच्चों? यस बच्चे सर। लिख लिया? ठीक है। अब एक एरो और बनाना है इधर, और लिखो इट always come in the form of differential equation. It always come in the form of differential equation. differential equation हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग को हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, मैथमेटिकल मॉडलिंग को हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग को हमेशा, अभी बच्चों सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे सब क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल मॉडलिंग को हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फिर और एक एरो बनाना बच्चे, एक और एरो बनाओ और लिखो we use physical law, we use physical laws to write, we use physical law to write this mathematical modeling, mathematical modeling. We use physical law to mathematical modeling. We use physical law to write this बच्चे रुकना एक मिनट। We use physical law to write this mathematical equation. मैथमेटिकल इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो मैथमेटिकल
इक्वेशन को लिखने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए फिजिकल लॉ, ये लिखा है भौतिक नियम। फिजिकल लॉ को हिंदी में बोलते हैं भौतिक नियम। फिजिकल लॉ ब्रैकेट में भौतिक नियम का प्रयोग करते हैं। भौतिक नियम, भौतिक नियम का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ समझने का कुछ, अभी तक ये मान के चलो कि मैंने कुछ समझाया ही नहीं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या क्या होता है, वो सब आगे सब क्लियर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब आगे देखो, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। अब स्टार लगा के लिखना, स्टार लगाओ यहाँ पे, और ये लाइन अब हटा दो यहाँ से, आगे लाइन नहीं है अब। सिस्टम और two types. First, mechanical system. Mechanical system. दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। पहला मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम को और दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। मैकेनिकल सिस्टम को अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, सब पार्ट में। इसके सब पार्ट, पहला सब पार्ट है इसका मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। पहला है मैकेनिकल सिस्टम को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम पहला है, मैकेनिकल सिस्टम को अगेन दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। और दूसरा है मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, ये दो टाइप हो गए इसके। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल सिस्टम है बच्चे, इसके लिए कौन सा लॉ का यूज करते हैं हम? न्यूटन्स लॉ का यूज करेंगे, न्यूटन के लॉ का, न्यूटन्स लॉ। इसके लिए हम न्यूटन के नियम का यूज करेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसके लिए हम किरचॉफ के नियम का यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ कौन कौन से होते हैं? केसीएल एंड केवीएल, केसीएल एंड केवीएल, ये दो लॉ है किरचॉफ के। एक पॉइंट नोट करके लिखना, इधर एक पॉइंट नोट करके लिखो। अभी ये मान के चलो कि अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, इसलिए दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैं आगे समझाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं समझाया मैंने, बस लिखवा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देना है आपको दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है?
मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है कंट्रोल सिस्टम का, उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होती है, और दो फिजिकल लॉ होते हैं जिसका हम प्रयोग करेंगे। मैकेनिकल सिस्टम के लिए हम न्यूटन लॉ का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। बस इतना सा मैंने बताया है और कुछ भी नहीं बताया आपको, इसलिए दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं, आगे सब क्लियर हो जाएगा। सर हाँ बच्चे बोलो। दीक्षा को ऐड कर लो, वो मुझसे कह रही है। दीक्षा को ऐड कर ले, बोलो उसे ज्वाइन होने की। ये तो समीर ज्वाइन हो गया। बोलो बच्चों से। इसलिए टाइम पे ज्वाइन होना चाहिए। कितनी क्लास छूट गई आप लोगों की? दीक्षा आ गई क्लास में? बोलो बच्चे, कौन बोल रहा था मुझे उसे ज्वाइन करने की? बोलो, वेट कर रहा हूँ। यस सर, बोल दिया। ठीक है, दीक्षा आ गई क्या क्लास में? दीक्षा, चलो ठीक है बच्चों। देखो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब क्लियर क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। वी विल यूज we will use न्यूटन्स लॉ। देखो मैंने क्या बताया आपको? अगर मैकेनिकल सिस्टम है तो हम न्यूटन का लॉ का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो हम किरचॉफ के लॉ का यूज करेंगे। वी विल यूज न्यूटन्स लॉ इन केस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। जो मैंने बोला वही लिख दिया, मैकेनिकल सिस्टम। आगे एक पॉइंट याद रखना, द algebraic sum of all the force या फिर टॉर्क on a stable mass, on a stable mass on a stable mass या इनिशियल एलिमेंट या इनिशियल एलिमेंट इज जीरो, या जो, तो मैंने बच्चों यहाँ पर ये लिखा है, चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो जरा इसे। न्यूटन के लॉ का प्रयोग हम मैकेनिकल सिस्टम में करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, न्यूटन के लॉ का प्रयोग हम मैकेनिकल सिस्टम में करते हैं। न्यूटन के लॉ का प्रयोग हम मैकेनिकल सिस्टम में करते हैं। न्यूटन के लॉ का प्रयोग हम मैकेनिकल सिस्टम में करते हैं, तथा स्टेबल मास अथवा इनिशियल एलिमेंट के लिए, तथा स्टेबल मास, ये यहाँ लिखा हुआ है स्टेबल मास, तथा स्टेबल मास या इनिशियल एलिमेंट के लिए, तथा स्टेबल मास या इनिशियल एलिमेंट के लिए, तथा स्टेबल मास या इनिशियल एलिमेंट के लिए फोर्स अथवा टॉर्क का सम मतलब योग शून्य होता है, का योग शून्य होता है। लिख लिया बच्चों, लिख लिया?
कॉपी किया? यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर किया। ठीक, Yes, sir. ओके। तो बच्चों देखो मैंने क्या बताया, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। मैंने अभी ऐसा कुछ विशेष नहीं बताया कि आपको समझ में नहीं आए। सिंपल सा है कि जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हम कंट्रोल सिस्टम की करते हैं तो हम उस मैथमेटिकल मॉडलिंग को मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात ये हुई कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ समझने वाला रोल नहीं है, अभी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने बोला कि जो सिस्टम है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल सिस्टम होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम को अगेन 2 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है, एक तो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम में हम न्यूटन्स के लॉ का यूज करेंगे और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम किरचॉफ के लॉ का यूज करेंगे, सिंपल सी बात। उसके बाद मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि यदि हमारा मास स्टेबल है, मतलब एक ही जगह पर है, हमारा मास कोई बॉडी एक पर्टिकुलर एक ही जगह पर है या वो शुरुआती एलिमेंट है, तो उसके लिए टॉर्क का सम, उस पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं, अब सिंपल सी बात है यार, कोई एलिमेंट अगर कोई एक ही जगह पर है तो उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो तो जीरो ही है ना। जैसे कोई दीवार है, उसे मैं कितना भी धक्का लगाऊं आगे तो जाने वाली नहीं है, तो उस पर जितना भी फोर्स लगा रहा हूँ, भले कितना भी फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन जो सम है फोर्स का वो तो जीरो होगा। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. जितना मैं फोर्स, अगर बॉडी मेरी कुछ कर ही नहीं रही है, तो जैसे दीवार है उसके ऊपर मैं कितना भी फोर्स लगा, तो जो दीवार है वो विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है मेरे ऊपर, इसलिए वो दीवार हिल नहीं रही है। तो कोई भी स्टेबल मास के लिए के ऊपर लगने वाले फोर्स और या फिर टॉर्क का जो टोटल सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, वो जीरो होता है। ये इंफॉर्मेशन मैंने दी और बाकी कुछ नहीं बताया मैंने आज की क्लास में। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा कि सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। मैकेनिकल सिस्टम को अगेन 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, फर्स्ट मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और दूसरा मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। तो पहले हेडिंग डालिए मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम, हेडिंग डालिए मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम, हेडिंग डालिए मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। मैकेनिकल, अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। जिन बच्चों की क्लास छूट जाएगी, आज ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो वहां से भी देख सकते हो। आज का जो सुबह मैंने पढ़ाया था वो भी अपलोड हो जाएगा और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है ना बच्चों, रिकॉर्डिंग चालू है। Yes, sir. चालू है. ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। अब ये मैकेनिकल ट्रांसलेशन में जो इनपुट हम देंगे वो फोर्स रहेगा। इनपुट जो मैं दूंगा वो क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। इनपुट अप्लाई किया मैंने फोर्स, तो आउटपुट क्या होगा। अब मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो बच्चों क्या होगा, वो बॉडी मोशन करेगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो जब मैं इनपुट फोर्स अप्लाई करूंगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर चालू है। डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चे, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो तो बोलो यार, चुप मत हो जाओ। इनपुट मैंने फोर्स दिया किसी बॉडी के ऊपर, तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर लीनियर वेलोसिटी प्राप्त होगी हमें। लीनियर वेलोसिटी, भाई सिंपल सी बात है, किसी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी कुछ वेग भी होगा उसका डिस्प्लेसमेंट का, तो लीनियर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी ऐसे में। ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम में क्या होता है, लीनियरली डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा घूमने वाला नहीं होता है। घूमने वाले के लिए मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम है, जो कि अगला सिस्टम है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम चल रहा है, लीनियर मोशन होगा यहाँ पे बॉडी के ऊपर। तो इनपुट मैंने फोर्स अप्लाई किया तो आउटपुट में क्या हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया या लीनियर वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब ये जो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम है इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम three types of element required: mechanical translational system, to represent लिखना बोल गया, to represent mechanical translational system, three types of element required. Three types of element required. ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए तीन टाइप के एलिमेंट है। देखो बच्चों, अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इसके एग्जांपल बन जाएंगे। पहला है मास, कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी। दूसरा डैम्पिंग एलिमेंट, डैम्पिंग एलिमेंट, डैम्पिंग एलिमेंट। तीसरा स्प्रिंग एलिमेंट। अभी समझाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। एलिमेंट, पहला है मास, दूसरा डैम्पिंग एलिमेंट और तीसरा स्प्रिंग एलिमेंट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मास एलिमेंट से। पहला है मास एलिमेंट। यहां से स्टार्ट करते हैं मास एलिमेंट से। मास एलिमेंट से, ठीक है। अब ये मास एलिमेंट क्या है, लिखो, साथ साथ में लिखो। मास इज द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। Mass is the energy storing element which store energy, which अभी समझाता हूँ बच्चों ना, which store energy in the form of kinetic energy, in the form of kinetic energy, which store energy in the form of kinetic energy। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बाइक चला रहे हो, शुरुआत में मशीन चल रही थी, तो मशीन में जब चल रही, तो जब हम बंद भी कर देते तब भी वो थोड़ी देर तक चलते रहती। तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब चलना बंद भी हो जाती है तो भी वो, जब हम उसको इनपुट देना बंद भी कर देते हैं तो भी वो चलते रहती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, यस जैसे सर। आपने कुछ गेंद ले ली या फिर कुछ भी ले लिया, आप अगर उसको धकाओगे तो वो थोड़ी देर तक तो और आगे जाएगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, मास एक प्रकार का एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। मास एक प्रकार का एनर्जी को स्टोर करने वाला एलिमेंट है। मास एक प्रकार का एनर्जी को स्टोर करने वाला एलिमेंट है। मास एक प्रकार का एनर्जी को स्टोर करने वाला एलिमेंट है।
मास एक प्रकार का एनर्जी को स्टोर करने वाला एलिमेंट है जो कि एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो कि एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो कि एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है जो कि एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। जिन बच्चों ने आज लेट क्लास ज्वाइन की वो शाम को वीडियो देख लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये एक मास है, ये एक मास रखा हुआ है यहाँ पर। ये एक मास, ये एक मास का टुकड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये मास है। आपने क्या किया, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका टर्मिनल है, ये वो मास है। ठीक है, अब ये जो मास है ये किसी फिक्स बॉडी से कनेक्टेड है। ये फिक्स बॉडी है, ये फिक्स बॉडी है, ये फिक्स बॉडी है। ये मास है पूरा, और इसको कपल कर दिया हमने फिक्स बॉडी के साथ। फिक्स बॉडी के साथ कपल कर दिया इसको इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने क्या किया, कलर चेंज कर रहा हूं। ये इस मास के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, यहाँ पर इस मास के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, इस मास के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया। तो हमने फोर्स लगाया और उसको नाम दे दिया एफ टी, एफ ब्रैकेट में टी। फोर्स लगाया हमने, ये यहाँ पे, यहाँ से फोर्स लगाया। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर तो क्या होगा, इस मास के साथ क्या होगा बच्चों, जब फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, कुछ बोलो, ये बोलो कि सर। मोशन। हाँ, बिल्कुल मोशन होगा, लेकिन उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मतलब इसके अंदर यस डिस्प्लेसमेंट सर। होने वाला है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो मास है इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इस मास में डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी उत्पन्न होगी इसके अंदर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दो चीज होगी इसमें, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, हाँ, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और इसके अंदर वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी। तो इस वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दो चीज होगी, एक तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ लिख देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और साथ में वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी।
वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा और वेलोसिटी होगी। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये दो चीजें होगी हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला याद है क्या बच्चों? F is equals to ma। हाँ गुड, यही फार्मूला चाहिए था मुझे। फोर्स इक्वल टू मास इंटू मास एक्सेलरेशन। इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, है ना बच्चों? ये फार्मूला पढ़ा था यस हमने। सर। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को तो जैसा का वैसा रहने देते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है क्या बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का यस फार्मूला सर। क्या होता है? ये सबको याद होगा यार, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? यही होता है एक्सेलरेशन। यस सर। ये तो सभी ने पढ़ा होगा, है ना? 10th में, 9th Yes, में, sir. 10th में सभी बच्चों ने Yes, पढ़ा sir. है कि जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण। हिंदी में बच्चों देखो क्या होता है, हिंदी वाले बच्चों प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? फोर्स क्या होता है? फोर्स जो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स लगा, इस मास के ऊपर फोर्स लगा, तो जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा? फोर्स होगा तो ये मास के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो एक तो डिस्प्लेसमेंट होगा और वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। डिस्प्लेसमेंट भी होगा और वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी। तो न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला होता है मास, मतलब द्रव्यमान, और मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, और ए एक्सेलरेशन होता है जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान जैसा का वैसा, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता, लेकिन फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन जो त्वरण है उसका फार्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो वेग में परिवर्तन मतलब dv बाई dt। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू dv बाई dt। अब बच्चों जो v होता है, v होता है, ये v का क्या फार्मूला होता है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ गुड गुड यार, यही चाह रहा था। जो वेलोसिटी का देखो, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हुआ? एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया dv बाई dt। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, ये फार्मूला होता है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हिंदी में, इंग्लिश मीडियम। और वेलोसिटी क्या होती है? कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना परिवर्तन हुआ है, दूरी में परिवर्तन, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला, तो ये v की जगह क्या रख दूं मैं? dx बाई dt रख सकता हूँ क्या बच्चों? v की जगह पे, इस v की जगह पे dx बाई dt रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ रख दूंगा मैं वैल्यू। तो जब v की जगह हम dx बाई dt रखेंगे तो वो d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फोर्स की नई वैल्यू आ गई, ठीक है। ये यहाँ तक तो लिख ही लिया था हमने, m dv बाई dt, बस v की जगह dx बाई dt रख देंगे तो हमारे पास जो फाइनल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा m d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। बच्चों समझ में आई क्या मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? इतना तो समझ में आना चाहिए यस यार, सर। है ना? इतना तो यार m1 m2 m3 इतना पढ़ा है तो इतना समझ में आना चाहिए। फिर भी मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने इतना समय भी इसको दे दिया, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, और जो हमारा फाइनल फोर्स आया है मास के ऊपर वो आ गया है m d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, और ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आ गई, इसलिए इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा m1 m2 m3, ठीक है। चलो यस सर। तो बच्चों आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज हम लीव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अटेंडेंस जैसी क्लास एंड होगी ऑटोमेटिक आपकी अटेंडेंस लग जाएगी।